कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र माही के लिए बहुत परेशान हो रहा था। अभी तक एक ही गार्ड को होश आया था, वो भी सिर को पकड़े एक कोने में बैठी हुई थी। रुद्र उसे खड़ा करते हुए बोला, माही कहाँ है? मेरी माही कहाँ है? गार्ड अधखुली नींद में, सर मुझे नहीं पता, हम यहाँ बैठे थे कि अचानक से धुआं हुआ और हम बेहोश हो गए। कुछ पता नहीं चला, आपके फ़ोन की वजह से मेरी नींद खुली। रुद्र जोर से चीखते हुए बोला, माही। तब तक अमित जी भी आ जाते हैं। वो रुद्र से बोले, तुम अभी तक यहाँ हंगामा मचा रहे हो, मेरी बेटी से दूर रहो। वो तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो क्यों उसे परेशान कर रहे हो? रुद्र गुस्से से अमित जी का कॉलर पकड़ते हुए बोला, शक्ल तो तब देखेगी जब वो यहाँ होगी, आपके भरोसे छोड़ा था ना उसे, कहाँ है वो? अमित जी चौंकते हुए बोले, माही यहाँ नहीं है। ऐसे कैसे? वो अपने रूम में ही तो थी, मैं अभी देखता हूँ। वो माही के रूम में ढूंढते हैं, माही नहीं मिलती है। वो घर में बाकी जगह देखते हैं, माही कहीं नहीं मिलती है। उन्हें भी माही की चिंता होती है। वो रुद्र से, कहाँ है मेरी गुड़िया? क्या किया है तुमने उसके साथ? बोलो कहाँ है वो? रुद्र बोला, आपके भरोसे पर आपके घर छोड़कर गया था मैं, आपकी जिम्मेदारी थी वो, पर आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अमित जी बोले, मैं वो हॉस्पिटल, बस रहने दीजिए, नहीं जानना कहाँ थे आप, मुझे बस अभी इतना पता करना है कि माही कहाँ है। रुद्र गुस्से से इधर उधर घूम रहा था, माही को वो कैसे ढूंढे समझ नहीं आ रहा था। आकाश बोला, सर प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, मैम को सही सलामत हमें ही वापस लाना है, कहीं ये उस बटलर का काम तो नहीं? बटलर का नाम सुनते ही गुस्से से रुद्र की मुट्ठियां कस जाती है। वो पास ही पड़ी चेयर पर जोरदार लात मारते हुए, बटलर तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र इतनी जोरदार लात मारता है कि चेयर के साथ साथ कांच की टेबल भी चूर चूर हो जाती है। मलिक बोला, अगर ये उसने किया है तो हमें जल्द ही बच्ची को ढूंढना होगा। रुद्र बोला, पर कैसे पता करे कि वो अभी कहाँ होगी, कैसे? तभी आकाश का फ़ोन बजता है तो रुद्र के दिमाग की भी घंटी बजती है। रुद्र आकाश से, माही का फ़ोन, हमें वो ट्रेस करना चाहिए, माही के पास फ़ोन है? आकाश बोला, यस सर, ये अच्छा आइडिया है। आपके कहे मुताबिक मैम के फ़ोन में जीपीएस ट्रैकर है, बहुत आसानी से मैम की लोकेशन मिल सकती है, आप फ़ोन में देखो। रुद्र अपना फ़ोन चेक करता है, सच में उसे माही की लोकेशन मिल रही थी जो अभी मूव कर रही थी। रुद्र बोला, ये तो शहर से बाहर जा रही है, आकाश जल्दी से गाड़ियाँ निकालो। अमित जी भी साथ चलते हैं तो रुद्र उन्हें रोक देता है। रुद्र बोला, आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ बहुत खतरा होगा। अमित जी बोले, और उसी खतरे में मेरी गुड़िया है, मैं जाऊँगा। दोनों बहस करने लगते हैं। मिस्टर मलिक दोनों को शांत करवाते हैं और फिर रुद्र को समझाते हैं, माही उनकी बेटी है, उन्हें फिक्र होगी, चलने दो, हम हैं ना, हम सब देख लेंगे। सभी गाड़ियों से निकल जाते हैं। आकाश और भी गार्ड को कॉल कर देता है। एक के बाद एक लाइन से ब्लैक गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थी माही को लेने। रुद्र जैसे अपनी फौज को लेकर निकला था। रुद्र की नज़र एक मिनट के लिए भी अपने फ़ोन से नहीं हट रही थी। वो बस एक टक माही की लोकेशन को देख रहा था, क्योंकि वही उसकी जान माही थी। पर अचानक से कनेक्शन टूट गया। रुद्र गुस्से से बोला, ये क्या हुआ? आकाश रुद्र का फ़ोन चेक करता है, फिर माही के इस पर कॉल करता है। आकाश रुद्र का फ़ोन चेक करता है, फिर माही के फ़ोन पर कॉल करता है। आकाश बोला, उन लोगों ने मैम का फ़ोन ऑफ कर दिया है, अब हमें लोकेशन पता नहीं चल पाएगी। रुद्र गुस्से से बोला, ये क्या बकवास है? इतनी पढ़ाई करने के बाद तू किसी की लोकेशन नहीं पता कर सकता, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? आकाश बोला, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ पर फ़ोन बंद है, फिर भी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पता करता हूँ। रुद्र बोला, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। आकाश अपने आईपैड पर तेजी से अपनी उंगलियां दौड़ा रहा था। आकाश और रुद्र एक गाड़ी में थे और मिस्टर मलिक और अमित जी दूसरी गाड़ी में। अमित जी काफ़ी घबराए हुए थे। मिस्टर मलिक बोले, घबराइए नहीं, माही मिल जाएगी, हम उसे सही सलामत घर लेकर आएंगे। अमित जी कुछ नहीं बोलते हैं। सभी माही की लास्ट लोकेशन के थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं, पर अब इससे आगे क्या? क्योंकि अब 4 रास्ते कट रहे थे, वो लोग माही को किस रास्ते ले गए होंगे? रुद्र आकाश को घूर रहा था। बेचारा आकाश जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा था। रुद्र गुस्से में गाड़ी से बाहर आता है। मिस्टर मलिक बोले, क्या हुआ, सब रुक क्यों गए?
रुद्र गुस्से से बोला, उस कमीनों ने माही का फ़ोन बंद कर दिया है, अब हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर मलिक बोले, अब पर आकाश, क्या वो कुछ नहीं कर सकता? क्या इन सब चीज़ों के लिए ही तो उसे ट्रेनिंग दिलाई गई है? रुद्र बोला, वो कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। हमें अलग अलग रास्तों पर निकलना चाहिए। जिसको कुछ भी पता चले वो मुझे इन्फॉर्म कर दे। मिस्टर मलिक बोले, हाँ ये ठीक रहेगा। अमित जी और मिस्टर मलिक एक रास्ते पर, रुद्र दूसरे पर और रुद्र के गार्ड तीसरे और चौथे रास्ते की ओर निकल जाते हैं। रुद्र माही के लिए बेचैन हो रहा था। पता नहीं माही कैसी होगी। वो लोग, नहीं नहीं, माही ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। रुद्र मन ही मन माही के लिए घुट रहा था। अचानक आकाश बोला, मिल गया सर, मिल गया। रुद्र बोला, क्या, कैसे? आकाश बोला, सर मैम की लोकेशन मिल गई है, हम उल्टे रास्ते पर हैं, हमें बाबा वाले रास्ते पर जाना था। जल्दी से गार्ड्स को कॉल कीजिए सर, मैं सभी को लोकेशन फॉरवर्ड करता हूँ। रुद्र गार्ड्स को कॉल करता है। मिस्टर मलिक तो सही रास्ते पर थे तो उन्हें कुछ नहीं बोला। गार्ड ने गाड़ी का यू टर्न लिया और तेजी से गाड़ी दूसरी तरफ दौड़ा दी। तब तक बटलर माही को लेकर अपने गोदाम पर पहुंच गया था। उसके गार्ड ने माही को एक चेयर पर बांध दिया। बटलर माही को देखते हुए बोला, वैसे अगर ये दाग नहीं होता तो कमाल की तो है ये, तभी तो इस रुद्र का दिल इस पर आया है। अब कर भी क्या सकते हैं, अब ये मेरे पास है और रुद्र वहाँ सड़कों पर इसके लिए तड़प रहा होगा। वो माही के फ़ोन को देखते हुए बोला, दरअसल जब माही को यहाँ लाया जा रहा था तो माही का फ़ोन उसकी जेब में था, जिससे उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता था। पर किसी ने बटलर को मैसेज करके ये बात बता दी थी कि माही का फ़ोन ऑन है और रुद्र उसे ट्रेस कर रहा है। तभी बटलर ने जल्दी से माही का फ़ोन बंद कर दिया, पर उसे क्या पता, जैसा रुद्र शातिर है उसके साथीदार भी वैसे ही है। आकाश ने फिर भी माही का पता लगा लिया था। रुद्र बोला, आकाश तुम श्योर हो ना कि माही की लोकेशन यही है? या आकाश बोला, यस सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। रुद्र बोला, पर फ़ोन बंद है तो तुम्हें पता कैसे चला? आकाश बोला, थोड़ा टफ था सर, पर मैंने पता लगा लिया, आपकी दिलाई हुई ट्रेनिंग काम आई। रुद्र बोला, बताता है या दूं कान के नीचे एक? आकाश बोला, अरे नहीं नहीं सर, बताता हूँ, वो हम मैम का फ़ोन ट्रेस कर रहे थे पर वो बंद हो गया। पर जो लोग मैम को लेकर जा रहे होंगे उनका तो बंद नहीं हुआ होगा। मैंने इस एरिया के सिग्नल टावर को हैक कर जितने भी फ़ोन अभी इस एरिया में एक्टिवेट हैं उनकी लोकेशन निकाली है, तो पता चला कि 20 सेल फ़ोन एक साथ मूव कर रहे थे, वो भी हमारी अपोजिट साइड में। एक साथ इतने फ़ोन हैं तो जाहिर सी बात है वो बटलर के हाथ में ही होंगे, इसलिए मैंने उनकी लोकेशन निकाली है। अब थोड़ी ही दूर पर वो सब रुक गए हैं, मतलब वहाँ कोई बिल्डिंग या गोदाम जैसा कुछ होगा जहाँ मैम को रखा होगा। अब बस हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। रुद्र बोला, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। आकाश मुस्कुरा देता है। थोड़ी ही देर में रुद्र की गाड़ी मिस्टर मलिक की गाड़ी को क्रॉस करती है। अमित जी हैरानी से, रुद्र यहाँ? वो तो दूसरी साइड गया था ना? मिस्टर मलिक मुस्कुराते हुए बोले, रुद्र ने पता लगा लिया होगा कि उसकी माही कहाँ है। अमित जी बोले, पर कैसे, फ़ोन तो बंद था ना? मिस्टर मलिक बोले, ये प्यार का तूफान है अमित साहब, इसे कोई भी छोटा मोटा पत्थर रोक नहीं सकता है। मिस्टर मलिक की गाड़ी रुद्र के पीछे ही चल रही थी और उनके पीछे रुद्र के गार्ड्स की गाड़ियाँ। रुद्र की गाड़ी किसी तूफान की तरह उड़ती हुई जा रही थी। रुद्र इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। थोड़ी ही देर में रुद्र की कार एक गोडाउन जैसी जगह के बाहर रुकी। आकाश बोला, मैम अंदर ही हैं। रुद्र फुर्ती से कार से उतरकर अंदर की ओर बढ़ रहा था। रुद्र के गार्ड वहां खड़े गार्ड के साथ भिड़ रहे थे। रुद्र अंदर जाता है। अंदर बटलर के काफ़ी सारे गार्ड थे, सभी हाथों में गन लिए खड़े थे। बटलर सामने किसी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा, जैसे रुद्र का ही इंतजार कर रहा था। रुद्र किसी पर ध्यान ना देते हुए अपनी बेचैन नज़रें चारों तरफ दौड़ा रहा था। अपनी माही को ढूंढ रहा था पर वो कहीं दिख नहीं रही थी। बटलर हंसते हुए बोला, क्या हुआ, अपनी महबूबा को ढूंढ रहा है क्या? कहीं वो तो नहीं है? वो ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोला। बटलर ने माही के हाथ बांधकर उसे रस्सी से लटका रखा था। माही की हालत बहुत खराब थी, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। हाथ रस्सी से बंधे होने के कारण हाथों में लाल निशान पड़ गए थे। मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। आंखों में आंसू के साथ साथ तड़प भी थी, रुद्र से दूर रहने की तड़प।
माही को ऐसी हालत में देखकर रुद्र का कलेजा मुंह को आ गया था, जिस पर उसे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं थी। आज उसकी ऐसी हालत देखकर रुद्र गुस्से से पागल हो गया था। रुद्र गुस्से से इतनी जोर से दहाड़ता है कि एक पल को वहां खड़ा एक एक इंसान कांप उठता है। रुद्र को इस तरह देखकर बटलर की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रुद्र बोला, हरामजादे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र गुस्से से बटलर की तरफ बढ़ता है। बटलर बोला, ना ना, ऐसी गलती मत करना, वरना जो वो तेरी महबूबा लटक रही है ना हवा में, मुझे उसे छोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा। और शायद तूने नीचे नहीं देखा। रुद्र देखता है तो जहाँ माही लटकी हुई थी उसके नीचे खंजरों का जाल बिछा हुआ था। अगर माही नीचे गिरी तो इतने सारे खंजर उसके शरीर को छलनी कर सकते थे। रुद्र के बढ़ते कदम वहीं थम गए थे। रुद्र की आंखें लावे की तरह धधक रही थी। क्या बात, इतना गुस्सा? मुझे नहीं पता था कि तू इससे इतना प्यार करता है। रुद्र बोला, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। रोजी डार्लिंग, बटलर जैसे ही बोलता है वो एक बटन प्रेस करती है जिससे माही तेजी से नीचे आने लगती है। रुद्र चीखते हुए बोला, नो। रोजी फिर से दूसरा बटन प्रेस करती है जिससे वो फिर से रुक जाती है। रुद्र को राहत की सांस मिलती है। रुद्र गुस्से से बोला, तुझे क्या चाहिए? बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे दूंगा, एक बार उसे छोड़ दे। बटलर बोला, बस यही चाहिए। तुझे इस तरह तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। रुद्र बोला, देख, मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, उसे छोड़ दे। उसे कुछ हुआ ना तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या कर जाऊंगा। बटलर बोला, अरे रे, मैं तो डर गया। आज तो तेरी दुखती नस मेरे हाथ में आई है, आज ऐसे कैसे जाने दूंगा? चल निकाल अपनी गन, निकाल। रुद्र अपनी गन निकाल कर सामने करता है। बटलर बोला, रख इसे नीचे। रुद्र धीरे से झुककर गन नीचे रखने जाता है। बटलर को रुद्र को इस तरह देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रुद्र को ऐसे देखेगा। बटलर अपने गुमान में था। उसका वहां खड़ा एक एक आदमी रुद्र को इस तरह देख खुश हो रहा था। वो लोग नहीं जानते थे वो रुद्र है, किसी शेर के समान, जिसे ऐसे ही गीदड़ अपने काबू में नहीं कर सकते थे। रुद्र धीरे से गन को जमीन पर रख रहा था। उसका ध्यान बटलर और रोजी के ऊपर था और पलक झपकते ही गोली चलने की आवाज़ आई। सब हैरान रह गए कि गोली चलाई किसने और किस पर चलाई। इतने में रोजी ऊपर से नीचे गिरी। सब अवाक होकर रोजी को देख रहे थे जो खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, वो बहुत डरावनी लग रही थी। बटलर रोजी को इस तरह देखकर बुरी तरह चौंक गया था। उसने सामने देखा तो रुद्र अपने दोनों हाथों में गन लिए खड़ा था। रुद्र हंसते हुए बोला, क्या हुआ? समझ नहीं आया कि क्या हुआ है? वैसे आप लोगों को भी शायद नहीं आया होगा। हुआ ये था कि रुद्र बहुत धीरे से अपनी गन जमीन पर रख रहा था। बटलर का सारा ध्यान रुद्र की गन पर ही था। रुद्र के उल्टे हाथ में गन थी। रुद्र ने देखा कि बटलर और रोजी का सारा ध्यान रुद्र की गन पर थी, तो उसने अपने दूसरे हाथ से अपने जूते में फंसी गन निकाल कर रोजी पर फायर कर दिया। रुद्र ने यह सब इतना जल्दी किया कि किसी को समझ ही नहीं आया। बटलर अपने गार्ड से बोला, देख क्या रहे हो, सालो मारो। बटलर के गार्ड रुद्र तक पहुंचते उससे पहले ही रुद्र की फौज तैयार थी। दोनों साइड से घमासान मचा हुआ था। रुद्र के ट्रेंड गार्ड बटलर के गार्ड पर भारी पड़ रहे थे। बटलर की हालत खराब हो रही थी। बटलर वहां से भागता उससे पहले ही रुद्र ने उसे जकड़ लिया था। रुद्र एक के बाद एक जोरदार पंच बटलर के पेट में मारते हुए, मेरी माही को हाथ लगाया तूने, मेरी माही को। वो एक के बाद एक पंच बटलर को मारे जा रहा था। आकाश जल्दी से जाकर माही को ऊपर से खींच लेता है और उसके हाथ पैर खोल देता है। माही का हाल बेहाल हो गया था। इतने देर से ऐसे लटके रहने की वजह से ब्लड का रोटेशन भी बिगड़ गया था। उससे सही से खड़े हुए भी नहीं जा रहा था। माही की ऐसी हालत देखकर आकाश के भी आंखों से आंसू निकल आए। रुद्र नीचे बटलर की हालत खराब कर रहा था। वो गुस्से से चीखते हुए उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। आज दिन तक जिस तरह गुस्से में उसने अपने घर के फर्नीचर तोड़े हैं, उसी तरह वो बटलर की एक एक हड्डी भी तोड़ रहा था। माही रोते हुए रुद्र को देख रही थी। वो जानती थी कि रुद्र अभी कितना गुस्से में है। आकाश धीरे से माही को नीचे लाता है। वो अभी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि अमित जी दौड़ते हुए आते हैं और माही को आकाश से अलग करते हैं। आकाश हैरानी से अमित जी को देखता है। अपने पापा के पास आकर माही उनसे लिपट कर रोने लगती है। अमित जी अपने कमर में फंसी गन निकालते हैं। आकाश उन्हें हैरानी से देखता है। वो कुछ बोलने लगता है कि अमित जी उसके सिर पर एक जोरदार वार करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है।
अमित जी अपने सीने लगी माही को बालों से खींचकर दूर करते हैं। वो उसके बालों को इतना जोर से खींचते हैं कि उसकी जोरदार चीख निकल जाती है। माही की चीख सुनकर रुद्र माही को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो माही के पास आगे बढ़ता है कि अमित जी जोर से चीखते हैं। वहीं रुक जा रुद्र, वरना इस लड़की के सिर के चीथड़े उड़ जाएंगे। अमित जी माही के सिर पर गन पॉइंट करते हुए बोलते हैं। वहां खड़ा एक एक शख्स अमित जी को देखकर हैरान रह जाता है। रुद्र गुस्से से बोला, मिस्टर नारायण, ये आप क्या कर रहे हो? माही भी रोते हुए अपने पापा को देख रही थी। उसके गले से शब्द नहीं फूट रहे थे, फिर भी वो हिम्मत करके बोलती है, पापा पापा। अमित जी बोले, चुप, बिल्कुल चुप। ना मैं तेरा बाप हूँ ना तू मेरी बेटी। इतने सालों से नाटक करते करते थक गया हूँ, बस अब बहुत हुआ। रुद्र बोला, देख छोड़ दे उसे। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है या फिर उससे, जो भी है मैं नहीं जानता, पर उसे तकलीफ हो रही है और जो कोई भी उसे तकलीफ देगा उसे मैं जान से मार दूंगा। अमित जी बोले, अरे मैं तो डर गया, मैं तो बहुत डर गया। बोलते हुए घिनौनी हंसी हंसने लगते हैं। माही दर्द भरी आंखों से अमित जी को देखती है, जैसे यकीन ही करने की कोशिश कर रही हो कि ये उसके ही पापा हैं। अमित जी माही से बोले, ऐसे क्या देख रही है? हाँ, मैं वही हूँ जो इतने सालों से तेरा बाप बन के रह रहा हूँ। पर ये सब मैंने तुझसे प्यार के लिए नहीं किया है, ये सब मैंने अपने पैसों के लिए किया है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा जो तेरे पास है। अमित जी की बात सुनकर माही हैरान हो जाती है। उतनी ही हैरानी रुद्र को भी होती है। अमित जी बोले, क्या हुआ, इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अच्छा हाँ, तुझे तो पता ही नहीं है कि तू 2000 करोड़ की मालकिन है। अमित की बात सुनकर सभी को एक और झटका लगता है। अमित जी बोले, मुझे बस वो पैसा चाहिए था जो मैं तुझसे शांति से ले लेता, अगर तू इस रुद्र को बीच में नहीं लाती। सारी दुनिया में तुझे बस यही मिला था इश्क लड़ाने को। तेरी वजह से मेरी सारी की सारी प्लानिंग खराब हो गई। अमित जी एक बार फिर माही के बाल खींचते हुए बोलते हैं, जिससे एक बार फिर माही की चीख निकल जाती है। रुद्र गुस्से से बोला, तुझे पैसा चाहिए ना? बोल कितना चाहिए, मैं तुझे दे दूंगा, बस उसे छोड़ दे, जाने दे उसे। अमित जी हंसते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुझे, अब तू मुझे पहचान गया है और अब तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब तुम सबको मरना ही होगा। माही रोते हुए बोली, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अभी भी मुझसे गुस्सा हो क्या? अमित जी बोले, चुप चुप, बिल्कुल चुप। ये भोली बनने का दिखावा मेरे सामने मत कर। तू किसका गंदा खून है मैं जानता हूँ। जैसा तेरा बाप था वैसे ही तू भी निकलेगी। माही बोली, पापा। अमित जी गुस्से से बोले, ना मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरा बाप मर गया है और तुझे एक बात बताऊं, उसे मैंने ही मारा है। अमित जी की बात सुनकर रुद्र माही के साथ साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अमित जी बोले, क्या हुआ, झटका लगा? सही सुना है तूने, तेरे बाप को मैंने ही मारा है। तेरे बाप को क्या, तेरी माँ को भी मैंने ही मारा और उन्हीं की वजह से मुझे अपनी बच्ची को भी मारना पड़ा। अमित जी के एक के बाद एक खुलासे सबको हैरानी में डाल रहे थे। माही बोली, आप क्या कह रहे हो पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमित जी बोले, सुनना है ना तो पूरी बात सुन। फ्लैशबैक, हादसे वाली रात। अमित जी, मीनाक्षी जी और उनकी बेटी रानी तीनों ही माही के घर पर माही के पिता विजय आहूजा, उनकी पत्नी सोनाक्षी आहूजा और माही के साथ थे। दोनों बहनें खाना बनाने में व्यस्त थी। माही और रानी दोनों माही के कमरे में थी। विजय जी और अमित जी सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक विजय के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया, तो वो अमित जी को रुकने को बोलकर खुद हड़बड़ा कर उठकर बाहर चले गए। अमित जी को उन पर शक हुआ तो वो भी छुपकर उनकी बात सुनने लगे। विजय जी फोन पर बोले, कागज नहीं है, वो पैसा है, पूरे 2000 करोड़। उन बॉन्ड के बदले इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। वैसे भी वो इलीगल है तो कोई भी उस पर क्लेम नहीं करेगा। बहुत साल तक ईमानदारी से कमा लिया, अब बस बहुत हुआ। जब लक्ष्मी खुद चल कर आ रही हैं तो उसे मैं ठुकराऊंगा नहीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें खतरा है। वो सारा पैसा रुद्र और मलिक का है और वो उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक करेंगे, पर उससे पहले हम देश छोड़कर उड़ चुके होंगे। तुम इस बात का ध्यान रखना। हम दोनों का उसमें आधा आधा हिस्सा है, पर उसके लिए तुम्हें रुद्र और मलिक क्या करने वाले हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी, ताकि मैं सतर्क रह सकूं। और भी कुछ बातें होती हैं और फ़ोन कट हो जाता है। फिर विजय जी किसी को कॉल करते हैं। हेलो वकील, सारे कागज़ तैयार हैं? फिर उधर से वकील कुछ कहता है। विजय जी गुस्से से बोले, छोटा सा काम नहीं होता है तो उससे, अभी तक नकली पासपोर्ट तैयार नहीं हुए, जल्दी कर, मामला हाथ से निकलता जा रहा है।
हमें जितना जल्दी हो सके ये देश छोड़कर जाना होगा, वो भी नकली पासपोर्ट के साथ। असली आइडेंटिटी से तो वो रुद्र दुनिया के किसी भी कोने में मुझे ढूंढ निकालेगा। और वो बॉन्ड का क्या हुआ? वो सब तुमने मेरी बेटी के नाम कर दिए ना। मुझे कुछ भी हो जाएगा तो वो सब उसे मिल जाएंगे। ये सब मैं अपने जिगर के टुकड़े के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं मेरी बेटी को प्रिंसेस की ज़िंदगी दूंगा। एक बार ये सब झंझट खत्म हो जाए फिर मैं अपने परिवार के साथ सुकून की ज़िंदगी बिताऊंगा। विजय जी ये बोलकर फ़ोन रख देते हैं। अमित जी विजय जी की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अमित जी वापस आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। विजय जी भी वापस आकर बैठ जाते हैं। दोनों के मन में अलग अलग बेचैनी हो रही थी। अमित जी के दिमाग में तो पैसा ही पैसा घूम रहा था, वहीं विजय जी के दिमाग में पैसों के साथ रुद्र का डर भी था। सभी चुपचाप खाना खाते हैं। माही रानी को रोकने की जिद करती है तो अमित जी और मीनाक्षी जी उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मीनाक्षी जी बोली, क्या हुआ? बड़े चुप चुप से हैं, कोई परेशानी है क्या? अमित जी बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी बोली, हाँ थक तो मैं भी गई हूँ, चलो सोते हैं। दोनों रूम में सोने चले जाते हैं पर अमित जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनके दिमाग में तो बस विजय जी की कही हुई बातें दौड़ रही थी। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे कि अमित जी का फ़ोन बजा। अमित जी ने फटाक से उठा लिया, वो जाग रहे थे। मीनाक्षी जी गहरी नींद में थी। फ़ोन विजय जी का था जो उन्हें अर्जेंट में अपने घर बुला रहे थे। अमित जी अपना स्कूटर उठाकर विजय जी के घर चल देते हैं। थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाते हैं। विजय जी बहुत परेशान थे और सोनाक्षी जी भी चुपचाप उदास सी सोफे पर बैठी हुई थी। दोनों बच्चियां शायद रूम में सो रही होंगी। अमित जी बोले, क्या हुआ? आपने इतने जल्दी में क्यों बुलाया? विजय जी बोले, अमित मैं परेशानी में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अमित जी बोले, जी बोलिए ना, क्या हुआ? विजय जी बोले, तुम तो जानते हो कि मैं कस्टम अधिकारी हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने शिप पर माल चेक कर रहा था, उसमें मुझे कुछ पेपर मिले। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या थे। मैंने अपने वकील को बताया तो उसने कहा कि वो बांड हैं जो विदेश से इलीगल तरीके से आए हुए हैं। मुझे थोड़ा लालच आ गया और वो मैंने अपने पास रख लिए। पर वो बांड मशहूर गैंगस्टर जो रावर के हैं, अब उसके खास आदमी रुद्र और मलिक इसके पीछे पड़े हैं। वो उन्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, पर सोनाक्षी और माही को कुछ नहीं होना चाहिए। अमित जी बोले, पर आप मुझसे क्या चाहते हैं? विजय जी बोले, तुम सोनाक्षी और माही को अपने साथ तुम्हारे गांव ले जाओ। मैं ये मामला सुलझा कर वहाँ आकर उन्हें ले जाऊंगा। 2 दिन में हमारे पासपोर्ट तैयार हो जाएंगे, बस मुझे 2 दिन इन्हें छुपाना होगा। अमित जी बोले, और आप? विजय बोले, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ रहकर उन्हें उलझा कर रखूँगा। अभी उन्हें मुझ पर सिर्फ शक है। वो बाद में मुझसे पूछताछ करेंगे। वो शायद आज रात को ही मेरे घर आएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम इन सब को लेकर आज रात की ट्रेन से निकल जाओ। पैसों की चिंता मत करना, मैंने सोनाक्षी को दे दिए हैं। तुम सबका खर्च आराम से निकल जाएगा। अमित जी बोले, आपको कैसे पता है कि वो आज रात ही आएंगे? विजय जी बोले, क्योंकि उनका एक आदमी है बटलर, वो मेरे साथ मिला हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देता है। अमित जी समझ जाते हैं कि वकील से बात करने से पहले विजय जी बटलर से ही बात कर रहे थे और उसे ही आधा हिस्सा देंगे। सोनाक्षी जी बोली, नहीं मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विजय जी बोले, समझने की कोशिश करो, तुम्हें जाना होगा। सोनाक्षी जी बोली, और अगर उन्होंने आपको कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसे पैसे नहीं चाहिए, आप भी चलिए हमारे साथ, दे दीजिए उन्हें उनके पैसे। विजय जी बोले, ये तुम क्या बोल रही हो? सोनाक्षी जी बोली, हाँ हमें आपसे मतलब है, पैसों से नहीं। विजय जी बोले, मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की है। सोनाक्षी जी बोली, क्या मतलब कि ऐसे पैसों से जिस पर हमेशा जान का खतरा बना रहे? विजय जी बोले, मुझे कुछ नहीं होगा, जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो उन्हें क्या मिलेगा? और जब तक उन्हें कुछ मिल नहीं जाता वो शायद ही मुझे मारे, और अगर उन्होंने मुझे कुछ कर भी दिया तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। बस तुम ये देश छोड़कर हमारी बेटी को लेकर चली जाना। सोनाक्षी जी बोली, नहीं हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपको मेरी कसम, आप उनके पैसे दे दीजिए। विजय जी बोले, ये तुम क्या बोल रही हो सोनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकता, प्लीज़ ऐसी कसम में मत बांधो। अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह रखना मेरा सपना है, प्लीज़ उसे मत तोड़ो। सोनाक्षी जी बोली, जब आप ही नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे आपके बिना? आप मुझसे वादा कीजिए
कि अगर बात हाथ से निकल जाएगी तो आप उनका सब कुछ देकर अपनी जान बचाएंगे। विजय जी बोले, ये तुम क्या बोल रही हो? सोनाक्षी जी बोली, हाँ सही बोल रही हूँ, वादा करो। विजय जी बोले, पर सोनाक्षी जी बोली, जब तक आप वादा नहीं करते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विजय जी बोले, ठीक है, अगर बात हाथ से निकली तो मैं उनके सारे पैसे उन्हें लौटा दूंगा। सोनाक्षी जी रोने लगती हैं। विजय जी उन्हें शांत करवाते हैं। अमित जी किचन से पानी का ग्लास भरकर लाते हैं और विजय जी को दे देते हैं। विजय जी सोनाक्षी जी को पानी पिलाते हैं। अचानक से अमित जी पीछे से विजय जी के मुंह पर हाथ रखकर उनका गला काट देते हैं। सोनाक्षी जी वो भयंकर नज़ारा देखकर चीख तक नहीं पाई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अमित जी को देखती हैं और जैसे ही वो चीखने जाती हैं कि अमित जी चाकू सीधा उनके गले में घुसा देते हैं। उनकी चीख उनके गले में ही अटक कर रह जाती है। अपने सामने दो दो बॉडीज को देखकर अमित जी भी घबरा जाते हैं। आज पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया था, पर इंसान का लालच उससे क्या नहीं करा देता है। ऐसा ही अमित जी के साथ हुआ था। वो ये देख ही रहे थे कि पीछे से उन्हें आवाज़ आई, पापा यहाँ क्या कर रहे हो? अमित जी मुड़कर देखते हैं तो उनकी बेटी खड़ी थी। अमित जी को खून में सने देखकर वो हैरान रह जाती है। अपने सामने रानी को देखकर अमित जी को भी उतनी ही हैरानी होती है। रानी बोली, पापा आप यहाँ, और ये खून, और पीछे कौन है? अमित जी बोले, रानी बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, जा ऊपर जा। रानी बोली, मैं तो पानी पीने, पर ये खून और आपके पीछे। रानी आगे बढ़ती है तो देखती है सोफे पर उसके मौसी और मैसा खून से लथपथ पड़े थे। उनको देखकर लग ही रहा था कि उनमें जान नहीं बची है। रानी उन्हें देखकर घबरा जाती है। पापा ये आपने क्या किया, क्यों किया? अमित जी बोले, तू एक बार मेरी बात सुन, मैं सब समझा दूंगा। अमित जी रानी की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं। रानी बोली, नहीं नहीं आप पीछे हटिए, हटिए आप। अमित जी बोले, तू एक बार मेरी बात तो सुन। रानी दौड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगती है। अमित जी उसके पीछे भागते हैं। रानी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी। अमित जी ने उसे रोकने के लिए उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लिया। उसका सिर सीधे सीढ़ी के किनारे से टकरा गया और वो लुढ़कते हुए नीचे आ गई। रानी रानी, अमित जी ने उसके गाल पर थपथपाते हुए बोला, पर तब तक रानी की सांसें टूट चुकी थी। अमित जी को कुछ समझ ही नहीं आया, कहाँ वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे थे कि कहाँ उनकी ही बेटी उनके हाथों मारी गई। उन्हें विजय जी पर बहुत गुस्सा आया। उनकी वजह से आज उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। अब वो विजय जी की बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन पर खून सवार हो गया था। उन्होंने माही को मारने के लिए चाकू उठाया ही था कि बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। अमित जी घबरा गए। वो क्या करते? वो खिड़की के रास्ते बाहर निकल गए, पर वो बाहर गार्डन में से छुपकर उन्हें देख रहे थे। रुद्र और मलिक अपने आदमियों के साथ अंदर आए। अंदर का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड रह गए। बटलर भी उन्हीं के साथ था। मलिक बोला, ये क्या है? इस ऑफिसर को किसने मारा? बटलर को भी बहुत हैरानी हुई। उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर सब कुछ बदल कैसे गया। रुद्र बोला, सारा का सारा माल कहाँ है? सिर्फ ये जानता था पूरे 2000 करोड़ का नुकसान। जोरावर हमें छोड़ेगा नहीं। मलिक अपने आदमियों से, इसके घर की तलाशी लो। रुद्र बोला, कोई मतलब नहीं, 3 लोग थे, तीनों यहीं मरे पड़े हैं, और जिसने भी इन्हें मारा है पैसों के लिए ही मारा होगा। तो वो यहाँ छोड़कर तो नहीं गया होगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मलिक बोला, पर जोरावर को क्या जवाब देंगे? रुद्र बोला, वो मैं संभाल लूँगा। मलिक बोला, और इनका क्या करें? लोग जानते हैं कि इसने हमारा माल रोक रखा था। इसके मौत की खबर आएगी तो सीधी उंगली हम पर ही उठेगी। जोरावर भाई बहुत गुस्सा होंगे, वो हमें बचाएंगे भी नहीं। पैसा तो गया, ऊपर से इसके परिवार की मौत का इल्ज़ाम भी हम पर आएगा। रुद्र बोला, कुछ करना होगा। 1 मिनट। रुद्र गैस सिलेंडर की नली काट देता है। थोड़ी ही देर में पूरे घर में गैस फैल जाती है। सभी बाहर आते हैं। रुद्र अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालता है और अपनी सिगरेट जलाकर वो जलता हुआ लाइटर घर में फेंक देता है। पल भर में घर धू धू करके जलने लगता है। फिर जोरदार धमाका होता है। आसपास के लोग उठकर आते हैं। तब तक रुद्र अपने आदमियों के साथ हवा हो जाता है। अमित जी भी रुद्र के घर से निकलने से पहले दीवार फांद के दूर हट जाते हैं। एक पल को तो अमित जी को खुशी होती है कि अच्छा है पूरा परिवार मारा गया, पर अगले ही पल उन्हें रियलाइज़ होता है कि रुद्र और बाकी सब ने पैसे की उम्मीद छोड़ दी है। पर पैसा तो अभी भी है जो माही के नाम पर है। वो तो जिंदा है। वो जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। आसपास के लोग भी घर से नली लगाकर पानी डालते हैं। फायर ब्रिगेड वाले भी 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। अमित जी फायर ब्रिगेड वाले के साथ ज़बरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और वो माही के कमरे की तरफ भागते हैं।
क्योंकि पता है और कहीं देखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। माही के कमरे में भी आग फैल चुकी थी। धुएं की वजह से वो ज़मीन पर बेहोश हो गई थी। फर्श पर बिछा कालीन जल रहा था। माही आग के घेरे के बीचों बीच थी। अमित जी माही तक पहुंचते तब तक माही के कपड़ों में भी आग लग चुकी थी, पर माही की किस्मत अच्छी थी कि वो समय से पहुंच गए और माही के कपड़ों से आग बुझा दी। पर कालीन की वजह से उसका चेहरा थोड़ा जल गया था। अमित जी माही को उठाकर बाहर लाते हैं। ज़्यादा किसी की नज़र में आए बिना फटाफट किसी की गाड़ी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं वो अपनी पत्नी मीनाक्षी जी को भी फ़ोन करके बुला लेते हैं। अमित जी मन ही मन खुश होते हैं कि आखिरकार उनका प्लान काम कर गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।